बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में मैं आपको बता देता हूं कि हम बात करने जा रहे हैं कि आसिम मुनीर, उसकी फौज, पीडीएम, इस फाशिस्ट रिजीम से फाइट बैक कैसे किया जा सके, मतलब कैसे इनको डेंट पिया जा सके, कैसे इनको मतलब है ना हिलाया जा सके, इस सिस्टम को गिराया जा सके ताकि एक नया और बेहतर सिस्टम बनाया जा सके जिसमें अवाम की रिप्रेजेंटेशन हो। मैं आपके सामने एक चीज बता देता हूँ कि ये जो भी सिस्टम इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसमें अवाम की रिप्रेजेंटेशन जीरो है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक इदारा है, एक बंदा है, बस उसकी ख्वाहिश है, जनरल आसिम मुनीर और उसके चेले चपाटे हैं। इसी तरह से ये जितना भी निजाम बनाया गया है इसमें किसी की कोई हैसियत नहीं है। सारा का सारा निजाम एक ही शख्स ने बनाया है, उसको खुश करने के लिए बनाया गया है और एक ही इदारे ने बनाया है जिसका नाम जनरल आसिम मुनीर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम को हिलाया कैसे जा सके। जो सिस्टम एक शख्स की ख्वाहिश पर खड़ा होता है, एक इदारे की बैकिंग पर खड़ा होता है, उसको बड़े आसानी से हिलाया जा सकता है। उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई मजबूती नहीं होती, वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होता है। बाजारी तौर के ऊपर दिख रहा होता है कि मैं एक मजबूत सिस्टम हूं, लेकिन वो अंदर से बड़ा खोखला सिस्टम होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जनरल मुशर्रफ सामने तो दिखता था बड़ा ताकतवर है, पुलिस बात मान रही है, हर कोई बात मान रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो आसिम मुनीर को जो ताकत दी है तो माशाल्लाह से हमारी कोर्टों ने दी है, फिर पीडीएम की जमातों ने हिमायत करके आसिम मुनीर को ताकत दी है। अब तो पार्लियामेंट भी नहीं है, फिर उस लूज पार्लियामेंट ने जनरल आसिम मुनीर को ताकत दी थी। उसके बाद पाकिस्तान पुलिस की सब सर्विलेंस ने मतलब उसको जो ताकत दी है, पाकिस्तान पुलिस ने अनकंडीशनली उसके जो ऑर्डर्स माने उन्होंने दिए, रेंजर्स ने जो उसको ऑर्डर्स माने, इलीगल ऑर्डर्स माने उन्होंने दिए। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड स्टाफ वाले लोग हैं उन्होंने जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर्स ओबे किए ये उन्होंने दिए। सो ये यहाँ पर बता दूं, इस एक शख्स को आदत है ना, जो ताकत दी है ना वो सिर्फ एक के बंदे ने नहीं दी है, ये सब इदारों ने मिलकर ताकत दी है। ठीक है, इसी तरह से जो सोसाइटी के अंदर फौज की एक्सेप्टेंस है कि फौज एक लेजिटिमेट रूलर बन सकती है इस मुल्क के अंदर, वो इसकी स्ट्रेंथ है। सोसाइटी के अंदर जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे एड्रेस करते हैं आर्मी चीफ को कि ये एक लेजिटिमेट रूलर है, तो फिर ये एक्सेप्टेबिलिटी देना ही मतलब है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीजें बड़े डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वाजे करना चाहूंगा कि एक डिक्टेटर के साथ लड़ा कैसे जाता है, फाइट बैक कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ अफगान स्ट्रेटेजी, वियतनाम स्ट्रेटेजी, म्यांमार स्ट्रेटेजी और उसके बाद एक और मॉडल है इजिप्शियन मॉडल। ये 4 मॉडल्स हम आज डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम कौन सा मॉडल अपना सकते हैं या इनका मिक्सअप कुछ अपना सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए, ये जो स्टेट आपको सामने से इतना ताकतवर दिखता है ना, स्टेट इतना ताकतवर होता नहीं है। कोई भी स्टेट हो, चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी स्टेट इतना ताकतवर नहीं होता। जब भी उस स्टेट को थ्रेट अंदर से आता है ना तो स्टेट बड़ा खोखला हो जाता है। सो अंदर के थ्रेट से हर स्टेट डरता है। अमेरिका जैसा स्टेट भी डरता है क्योंकि सिविल वॉर आपके सामने है। सिविल वॉर हुई थी तो अमेरिका के अंदर से ही हुई थी ना, तो अमेरिका को बड़ा मतलब है ना सबसे ज्यादा नुकसान जो अमेरिका के जंगों में हुआ वो सिविल वॉर में हुआ था इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, क्योंकि एक तरफ भी अमेरिकी दूसरी तरफ भी अमेरिकी आपस में लड़ पड़े थे। सो ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ थोड़े से म्यांमार स्ट्रेटेजी के ऊपर। म्यांमार के जो मेजर शहर है ना उन सब के ऊपर वहाँ की फौज ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन उनके जो गांव देहात और जंगल है ना वहां पर वो फौज नहीं घुस पा रही। तो इस वजह से जो रेबल्स है म्यांमार के आंग सान सूची के लिए जो लड़ रहे हैं वो सारे के सारे चले गए जंगलों में और फिर वहां से ये फौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा है सबसे बड़ा खतरनाक ऐसा जो अफगान तालिबान का था। अफगान तालिबान के जो मेजर सिटीज थे यानी अफगानिस्तान के अंदर वो सारे के सारे आपके नेटो ने और उसके एलाइज ट्रूप्स ने कवर कर हुए थे, लेकिन जो रूरल एरियाज थे, जो गांव थे, जो देहात थे, वहां पर मतलब है ना ये अफगान तालिबान बैठे हुए थे। फिर वहां से इन्होंने इंसर्जेंसी शुरू की, धीरे धीरे इंसर्जेंसी को बढ़ाते हुए वो पहुंच गए शहरों की तरफ और शहरों की तरफ पहुंचने के बाद उन्होंने ठीक ठाक लड़ाई लड़ी। सो ये एक अलग लेवल की स्ट्रेटेजी। इसी तरह से इजिप्ट के अंदर अख्वानुल मुस्लिमीन भी गांव और देहातों से शुरू हुई थी, फिर उन्होंने शहरों की तरफ रुख किया था और आज भी अख्वानुल मुस्लिमीन मजबूत है क्योंकि उसके गांव और देहातों में सबसे ज्यादा सपोर्ट बेस है। इसी तरह से म्यांमार के अंदर भी हुआ, इसी तरह से वियतनाम के अंदर भी हुआ। वियतनाम के अंदर भी गांव और देहातों से ही जो मूवमेंट है ना वो शुरू हुई थी, फिर वो शहरों की तरफ गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीटीआई का जो सपोर्ट बैंक था पहले शहर हुआ करते थे, अब शहर भी है, अब गांव ज्यादा हो गए। अब जो गांव है जिस तरह से गांव के अंदर मैसेज गया है तो गांव के अंदर लोग रहते हैं कम्युनिटी के अंदर, वहां पर एक ही बंदे 5,000 10,000 घरों को जानता है, एक ही बंदा, और 10,000 घर एक ही बंदे को जानते हैं। सो इतना बड़ा नेक्सस होता है गांव का। सो गांव वाले जो खड़े होते हैं ना तो पुलिस भी एंट्री नहीं मार देती, पुलिस को भी बड़ा टफ टाइम मिलता है, पुलिस को भी निगोशिएट करना पड़ता है गांव वालों के सामने। अब मसला ये है कि हमें करना क्या है, हमें एक लेटेंट इंसर्जेंसी के लिए तैयार होना चाहिए लड़ाई के लिए, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये इलेक्शन भी हो जाएंगे अक्टूबर के। लोग जो कंफ्यूजन फैला रहे इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर के करीब, और जब इलेक्शन हो जाएंगे तब इमरान खान की पार्टी जीत जाएगी, फिर भी ये लोग इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और फिर ये और ज्यादा ड्रामा शामा करेंगे। फिर आपको एक ताकत के जोर के ऊपर इनको कुचलना पड़ेगा। अब ताकत के जोर के ऊपर आप इनको कुचले
कुचलेंगे कैसे? जब आप इनको फैलाएंगे। अगर आप इस फौज को एक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगी, एक ही जगह के ऊपर सबसे ज्यादा मजबूत खड़ी होगी, तब हमला करेंगे तो ये फौज ज्यादा ताकतवर होगी, इनके पास हथियार है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इस फौज को डिफरेंट जगहों पर चैलेंज करना शुरू करें, मल्टीपल सिटीज के अंदर एक ही वक्त में चैलेंज करना शुरू करें, तब ये फौज मैनेज नहीं कर सकती। ये इस फौज की कमजोरी है। सो हमने इस फौज की स्ट्रेंथ को अवॉइड करना है, इसकी कमजोरी के ऊपर हमला करना है। और मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये फौज पुलिस के बगैर कुछ कर भी नहीं सकती। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पुलिस के अंदर भी एक स्पेशल यूनिट है जो आपकी टेररिज्म वगैरह से लड़ता था, उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप उस यूनिट को मतलब है ना टारगेट करना शुरू कर दें, या वो यूनिट भी मैं बता दूं कि कैसे काम करता है। जैसे हम कहते हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस। तो एटीएस को अगर आप टारगेट करें, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं कहता कि एटीएस को ब्लास्ट कर दें। एटीएस जो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो एसएचओ से करती है। एसएचओ लोकल लेवल पुलिस जो होती है ना, वहां से करती है। अब लोकल लेवल एसएचओ अगर आपके साथ मिला हुआ हो तो कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करना है। आपको इस्लामाबाद तक लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने ही मोहल्ले तक है ना ठीक ठाक जंग छेड़ सकते हैं। आप अपने ही मोहल्ले के इर्द गिर्द, अपने ही शहर के इर्द गिर्द एक कम्युनिटी बना सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल की, जो एक जैसे हो। आपको अब जरूरत नहीं है पीटीआई की पार्टी का वर्कर आता है नहीं आता है, ये जरूरत ही नहीं है आपको सोचने की। आप अपने ही लाइक माइंडेड बंदों की एक टीम बना सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि एसएचओ कौन है या यहाँ के लोकल पुलिस कौन कौन सी है। लोकल पुलिस हर शहर में 500 से ज्यादा नहीं होती, 500, 1000, 1500 से ज्यादा नहीं होती। सो वो बड़ी इजीली मैनेजेबल होती है, कंट्रोलेबल होती है लोकल पुलिस हर शहर में। सो उस शहर की जो पुलिस है उसमें एसपी होता है, तो एसपी तक जाने की जरूरत ही नहीं। आपके सारा जो काम होता है ना वो लोकल एसएचओ पर पड़ता है। सो लोकल एसएचओ आप ही के घर के बाहर या इर्द गिर्द रहता है, सो आप ही के आजू बाजू में रहता है। फिर उसे मिले, फिर आपको पता चलेगा कि वो पीटीआई से आइडियोलॉजिकली लिंक्ड है। अगर आइडियोलॉजिकली लिंक्ड है तो आपका बंदा है। फिर आप उसका एफिशिएंट यूज करना सीखे कि वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं उस एसएचओ को इस्तेमाल करते हुए। अगर वो फॉर एग्जांपल दूसरी जमात का बंदा है, नूली का है, तो उस एसएचओ को भड़काना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सो यहाँ पर आप ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मुशर्रफ का टाइम था, हमें पता था, हम जब लड़ाई कर रहे थे मुशर्रफ के टाइम के ऊपर, जब बेनजीर आ रही थी, तो एसएचओ यहाँ पर जितने भी थे सिंध के अंदर वो दूसरी कम्युनिटी से पोस्टेड थे और वो हमें टारगेट करते थे। तो हमने क्या किया कि लोकल एसएचओ के साथ मिलना शुरू किया, सूबेदार इंस्पेक्टर वगैरह उनके साथ मिलना शुरू किया। फिर वो अभी हमें बता देते कि ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, यूं करो। फिर वही हमें बता देते कि प्रोटेस्ट कैसे करना है, कब करो। फिर हम आ रहे हैं, अब तुम भाग जाओ, मैसेज कर देते थे। सो ये हमारा एक ड्रामा है ना, सीन चलता था पुलिस के साथ कि पहले ही हमें बता देते हम यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर आके ठीक ठाक नारे शारे मारो। और फिर जब नारे मार देते थे तो फिर कहते थे, मैसेज करते थे हम आ रहे हैं, हम अभी निकले, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुम लोग भाग जाओ। सो हम भाग जाते थे। सो इस तरह से हमने ना पुलिस के साथ कैट एंड माउस का गेम खेला, क्योंकि प्रोटेस्ट भी हो जाते थे। मीडिया को पकड़ के पहले लेके जाते थे अपने साथ, फिर वहां पर प्रोटेस्ट करवाते थे। मीडिया के वर्कर भी हमारे साथ मिले होते थे। फिर उसको प्रोटेस्ट करवा के फिर वहां से खिसक जाते थे। पुलिस को पता भी नहीं चलता था, और पुलिस को पता चलता था, पुलिस वाले भी कहते थे करो और फिर भाग जाओ। फिर ये हमारा गेम चल रहा था उस टाइम के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो ऐसा होता है, और इसमें फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा होती है स्टेट को। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह के ऊपर 100-150 बंदा खड़ा किया पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस को पता है लेकिन पुलिस डिले करेगी एक्शन करने में। फिर आप वहां पर माँ बहन की गालियां दे गए जनरल आसिम मुनीर को, फिर आप भाग गए। फिर इनको बड़ा है ना चिढ़ आती है, इनका गुरूर बड़ा है ना, इनको माँ बहन की गालियां दोनों इनको बड़ी चिढ़ आती है। फिर जैसे इनको चिढ़ आती है ना, आप उनको और चिढ़ाओ, इनको चिढ़ाओ, इनकी पेंट गीली हो जाएगी। फिर आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। जब सड़कों के ऊपर फौजियों को माँ बहन की गालियां मिल रही होगी हर जगह के ऊपर, और फिर उनकी माँ बहनें भी सुन रही होगी, फिर देख रही होंगी बेटों को कि तुम लोगों ने हमारे लिए ये काम किया है, तो इनको बड़ी मतलब है ना गुस्सा आता है। सो इस तरह से आप एक लेवल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात, एक इवेंचुअलिटी है वो मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान कल को नहीं रहता तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्या आप लोग मुड़कर पीछे चले जाएंगे या वापस चले जाएंगे, फिर ये सारी की सारी मूवमेंट वगैरह यहीं छोड़ देंगे? ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुरान में एड्रेस किया गया है। कुरान में जब जंगे उहद हुई थी तो उसके हवाले से भी कहा गया था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक इंसान है, अगर ये कल को मारे जाए, हलाक कर दिए जाए या शहीद कर दिए जाए, तो क्या मुसलमानों तुम लोग वापस इस दिन से फिर जाओगे और अपने अपने कामों में लग जाओगे और फिर छोड़ दोगे? और अगर जो फिर जाएगा तो वो अपना ही बुरा करेगा, अल्लाह का तो कुछ बुरा नहीं कर सकता। सो वो अपने हक में ही बुराई करेंगे। सो कुरान ने भी इस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है पुराने जमाने में। सो यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि इमरान खान एक शख्सियत है, एक बॉडी है, एक मतलब है ना जान है, बायोलॉजिकल ऑर्गन है। असल चीज है वैल्यूज। जो वैल्यूज हमने सीखी हैं, जो हम नर्चर कर रहे हैं, जो आइडियाज हमने अपने जहनों में डाले हुए हैं, जो एंटरटेन कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आइडियाज क्या है? इस मुल्क के ऊपर हुकूमत अवाम की होगी। जुडिशरी के बाप में भी दम नहीं होना चाहिए कि अवामी लीडरों के अंदर ऊपर हाथ डाला जाए। फौज के बाप में भी दम नहीं होना चाहिए कि अवामी लीडरों के ऊपर हाथ डाला जाए। इस फौज के अंदर, इस पुलिस के अंदर, इस जुडिशरी के अंदर अवाम का डर होना चाहिए, ना कि अवाम के अंदर इस फौज का डर होना चाहिए। इज्जत सिर्फ पाकिस्तान
पाकिस्तानी अवाम की है, बाकी सब गुलाम है। ये वो आइडियाज है जो हमारे हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इस फौज को लगता है कि ये डिसरिस्पेक्ट करके पाकिस्तानी अवाम को ये निकल लाएंगे और ये मईशत ठीक करने के बाद ये समझ जाएंगे सब कुछ हो जाए। नहीं, अब तो हमने इनके साथ ऐसा करना है, इनके साथ वो कुत्ते वाली करनी है, वो कुत्ते वाली करनी है। इनकी नस्लें याद रखेंगी। जब भी कोई फौजी का बेटा होगा ना, तो वो ये बात करते हुए भी डरेगा कि मेरा बाप फौजी है, कहीं मुझे लोग गालियां ना दे दे माँ बहन की। ये वो हशर करना है हमने इस फौज का। ये फौजी सर उठा कर ना चल सके इस मुल्क के अंदर, ऐसा हमने हशर करना है इस फौज का, ताकि इसकी नस्लें भी झुक झुक कर चलें। ये काम करना है हमने इस फौज का। बहरहाल ये एक लंबी जंग है, ये इतनी छोटी जंग भी नहीं है, ये एक लंबी जंग है और बड़ी दूर तक जाएगी। और जो बंदा इस फौज के लिए नरम दिल रखता है वो शायद अपना ईमान चेक करवा ले, वो मुसलमान ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, वो मुसलमान ही नहीं है जो बंदा इस फौज के लिए नरम दिल रखता है। सो यहाँ पर आपकी सीधी सीधी लड़ाई है, ठीक ठाक लड़ाई है। इमरान खान है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी लड़ाई तो हम सब ने लड़नी है, टू दी एंड लड़नी है। जब तक ये फौज सर नहीं झुका देती, जब तक ये जुडिशरी सर नहीं झुका देती, ये सर झुकाएंगे तो ठीक, नहीं तो इनके सर काट देंगे। छोड़ना हमने इनमें से किसी को भी नहीं है। सो ये वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, मैंने बता दी है। आप अपने मोहल्ले को ऑर्गेनाइज करें, फिर पुलिस वाले के साथ मतलब देखे कि पुलिस वाले की तबीयत कैसी है, आपके साथ मिक्सअप है मिक्सअप नहीं है। अगर मिक्सअप नहीं है तो उस पुलिस वाले को फटकाना कौन सी बड़ी बात है। कुत्ते को मार दिया जैसे आपने उस पुलिस वाले को मार दिया, सो ऐसे ही समझिए कि एक कुत्ता मार दिया आपने। सो ये वैसे कुत्ते की भी इज्जत होती है, पुलिस वाले की नहीं होती है। सो ये वो चीजें हैं जो आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अचीव करनी है। बहरहाल मैं इसमें ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर है ना, औरतें ज्यादा थोड़ी मजबूत है, ताकतवर है, औरतें थोड़ी बहादुर भी है साइकोलॉजिकली, और जो मर्द है ना साले पीछे पीछे बैठे हुए हैं और ज्यादा लड़ाई औरतें कर रही है। ये मुझे मतलब है ना अजीब ही लग रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है। मेरे पास कोई एक मतलब है ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि औरतें ज्यादा लड़ाई कर रही हैं और मर्द पीछे पीछे बैठे हुए हैं। ये थोड़ी सी मतलब है ना मेरे लिए एक पजल है, जिसे कभी बैठ के मैं सॉल्व करूंगा कि हुआ क्या है सोसाइटी के अंदर कि औरतें इतनी अग्रेसिव और सख्त हैं और मर्द पीछे क्यों बैठे हुए हैं, ये वो देखेंगे हम। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी ये जो आपने सबने ना लड़ाई शड़ाई शुरू करनी है गांव से, शहरों से, मोहल्लों से, अंदर कम्युनिटीज बना के, इस बात का इंतजार मत करें कि ये पीटीआई का कोई वर्कर आएगा फिर वो ऑर्गेनाइज करेगा। आप खुद ही अपने मोहल्ले को ऑर्गेनाइज करें। जैसे मोहल्ला ऑर्गेनाइज हुआ फिर आप दूसरे मोहल्ले के साथ मिले, फिर आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करें, थोड़ी सी कमिटीज वगैरह बनाए, फिर हो सकता है कि आपको हथियार वगैरह भी चाहिए, आर्मामेंट भी आप बाय कर सकते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। सो ये वो जंग का सिनेरियो जो इसके लिए आपने तैयारी करनी है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद आपकी ठीक ठाक लड़ाई होने वाली है। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।